So in the last class we studied about the second law of motion, and in that thing we studied a new concept called momentum. पढ़ा था कि नहीं? हाँ. टॉपिक याद है? टॉपिक ऋषिकेश? Yes, sir. हाँ सर. Okay. So what was exactly momentum? Last class का नोट्स निकालते हैं. So momentum is nothing but मतलब एक चीज के ऊपर फोर्स कितना, मतलब जो फोर्स का इम्पैक्ट होता है कितना ज्यादा होता है. सो दैट डिपेंड्स ऑन द मोमेंटम. ठीक है. सो वो कैसे होता है, कैसे मिलता है हम लोगों को? बाय मल्टीप्लाइंग द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उस चीज का मास और उस चीज का वेलोसिटी, उस चीज का वेलोसिटी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? मोमेंटम मिलेगा. ठीक है. सो इन दैट केस विल गेट द मोमेंटम, एंड द हायर दिस वैल्यू द लार्जर विल बी द अमाउंट ऑफ फोर्स. ठीक है. समझ में आ रहा है? इतना तो समझ में आया था. हाँ. सो यहाँ पे जो m का वैल्यू है, दैट m रिमेन्स कांस्टेंट. व्हाई? बिकॉज m क्या होता है? m इज द मास, एंड मास फॉर एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम. अभी व्हाट वी कैन चेंज? वी कैन चेंज द वेलोसिटी, है कि नहीं? तो वेलोसिटी चेंज होने के कारण अल्टीमेटली मोमेंटम ज्यादा या कम हो सकता है. समझ में आया? सो द चेंज इन मोमेंटम इज मेनली ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी. समझ में आया? जब वो कम स्पीड से मूव करेगा उसमें कम मोमेंटम होगा, और जब ज्यादा स्पीड से मूव करेगा तो उसमें ज्यादा मोमेंटम होगा. अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इन लार्जर अमाउंट ऑफ फोर्स. समझ में आया? हाँ. ऋषिकेश का बिग समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर. ओके. सो ये चीज हम लोगों को देखा था कि एक उस दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब अप्लाइड फोर्स और चेंज इन मोमेंटम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है कि नहीं? सो बेस्ड ऑन दैट वी हैव डिस्कस्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में आते हैं. द एग्जांपल दैट वी डिस्कस्ड लास्ट क्लास अबाउट दिस फील्डर who gradually pulls his hands downwards as he catches the ball. So वो क्या क्यों करता है? Ultimately to reduce the this value. This is the fraction. ये कौन सा वाला फ्रैक्शन है? ऊपर में क्या है? चेंज इन मोमेंटम है, और नीचे में क्या है? टाइम है कि नहीं? सो इन दैट वे व्हाट वी गेट, इस फ्रैक्शन को क्या बोल सकते हैं? दिस फ्रैक्शन कैन बी सेड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है कि नहीं? याद आया? हाँ. ओके. अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में क्या होता है? सपोज इसी चीज को हम लोग आज लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू बाय टी, है कि नहीं? सो दिस वैल्यू, ठीक है, या फिर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ, एम बी माइनस एम. ओके. इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम. सो सेकेंड लॉ अल्टीमेटली यही चीज हम लोग को बताता है कि नहीं? यही चीज बताता है. सो इस चीज से हम लोग को एक चीज मिलता है कि अगर हम लोग इस टी को घटा सकते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा? एफ का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं? एंड इफ यू कैन इंक्रीज दिस वैल्यू ऑफ टी, है कि नहीं? मतलब मोमेंटम को इस वैल्यू से लेकर इस वैल्यू तक जाने के लिए क्या होगा? सरस्वती समझ में आ रहा है? हाँ. सो दिस इज आवर इनिशियल मोमेंटम. ओके. इनिशियल मोमेंटम कौन सा था? एम यू. और फाइनल मोमेंटम क्या है? फाइनल मोमेंटम इज एम वी, है कि नहीं? नाउ टू रीच एम यू टू एम वी कितना टाइम ले रहा है? टी ले रहा है कि नहीं?
सो ये जो डिफरेंस होगा एम वी माइनस एम यू जो होगा, इसका वैल्यू तुम चेंज नहीं भी कर सकते हो। क्यों? बिकॉज अगर दूर से कोई चीज उड़ के आ रहा है तो ये चीज तो सेम रहेगा ना। यू और वी के बीच में जो डिफरेंस है, सोचो यू का इनिशियल वेलोसिटी था तुम्हारा 50 मीटर पर सेकंड एंड v अल्टीमेटली जाके स्टॉप होगा, तो v इज जीरो, सो यू कैन नॉट चेंज दैट, बट व्हाट यू कैन चेंज इज दिस वैल्यू, है कि नहीं? शाश्वती समझ में आ रहा है? हाँ, Others, can you understand? Yes, sir. Yes, sir. Suppose a ball is coming at a rate of 50 मीटर पर सेकंड, ओके, उसका फाइनल वेलोसिटी क्या है? जीरो है, मतलब दैट हैज टू स्टॉप एट सम पॉइंट। सो 50 टू जीरो पहुंचने तक कितना हो रहा है? व्हाट इज द टाइम टेकन? t, ओके। सो if you increase the time, if t increases, what will happen? This value, rate of change of momentum, इसको जिस चीज को यहाँ पे लिख सकता हूँ, if t increases, rate of change of momentum will be what? Will become smaller, है कि नहीं? Thus the force exerted by the object will become what? है कि नहीं? समझ में आया? इतना से समझ में आया सबको? बिकॉज डिनोमिनेटर अगर बढ़ जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है? समझ में आया? हाँ, एंड नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, इसी चीज को मैं कॉपी करके अगर यहाँ पे लिखूंगा, सो व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट सेज दैट इफ t डिक्रीजेस, तब क्या होगा? Rate of change of momentum will become larger. Why? Because denominator घट गया, छोटा हो गया, so overall value will increase, है कि नहीं? So the force exerted by the object will become more, है कि नहीं? है कि नहीं? ज्यादा हो जाएगा? हाँ, काव्यिक, ऋषिकेश, समझ में आया? Yes, sir. काव्यिक, हाँ, sir. सो लास्ट क्लास जो हमने फील्डर का एग्जांपल दिया था, सोचो फील्डर अगर ऐसे पकड़ ले, बॉल को अगर डायरेक्टली पकड़ ले, तब क्या होगा? U से V पहुंचने का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा? वो जितना चाहिए उतना ही रहेगा, है कि नहीं? सो इन शॉर्ट यू विल गेट, सोचो ये जो वैल्यू है, ये सोचो तुम्हारा 50 न्यूटन का वैल्यू मिला, ठीक है? तो इसके कारण जो फोर्स हुआ डायरेक्टली पकड़ने से, द फील्डर एक्सपीरियंस्ड हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स? सपोज 10 न्यूटन ऑफ फोर्स। समझ में आया? बट क्यों? इसमें t का वैल्यू जो चाहिए था वही हम लोग को मिल गया। बट इन द सेकेंड केस, इस केस में क्या होगा? जब बॉल को पकड़ के हम लोग बॉल को थोड़ा सा टच करके बॉल के साथ अपने आर्म्स को भी मूव करेंगे, दैट मीन्स व्हाट? बॉल तब तक रेस्ट में नहीं आया। सरस्वती समझ में आ रहा है? हम लोग अगर बॉल के साथ साथ अपने आर्म को भी थोड़ा पीछे ले जाएंगे, ओके? देखा है ना कैसे फील्डर लोग कैच पकड़ते हैं, हाथ को थोड़ा पीछे ले हाँ, जाता है। सो पीछे हाथ को जब पीछे ले जाता है,
उसका कारण क्या है? उसका कारण है बॉल का जो रेस्ट में आने का जो टाइम है उसको डिले करा देते, thereby increasing the value of the denominator, है कि नहीं? t का वैल्यू क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सोचो इसमें टाइम चाहिए होता है तुम्हारा 5 सेकेंड और इसमें चाहिए होगा क्या? सपोज इट टेक्स अराउंड 8 सेकेंड्स फॉर द बॉल टू कम टू रेस्ट। ठीक है, समझ में आया? सो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम है, दोनों केस में बॉल का इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम है, बट व्हाट इज डिफरेंट? द टाइम इट टेक्स टू रीच फ्रॉम u to v इज डिफरेंट इन बोथ द केसेस, है कि नहीं? इसमें तो t टाइम लगेगा, इसमें तो t माइनस 3 सेकेंड्स लगेगा, है कि नहीं? या फिर 3 माइनस 4 सेकेंड्स लगेगा। समझ में आया? हाँ, so thereby increasing the time to for the change in momentum, है कि नहीं? so v रीच करने में ज्यादा टाइम लगेगा तो mv का वैल्यू रीच करने में भी ज्यादा टाइम लगेगा, एंड thus what happens, तुम्हारा टाइम बढ़ जाता है एंड इसका वैल्यू, इस फ्रैक्शन का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा? ये छोटा हो जाएगा एज कंपेयर टू द टाइम, एज कंपेयर टू द चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इफ द बॉल वाज कॉट एकदम फिक्स्ड, एकदम स्टेडीली, अगर उसको पकड़ते, हाथ बात मूव नहीं करते, डायरेक्ट पकड़ लेते, है कि नहीं? सो ड्यू टू द रैपिड चेंज इन मोमेंटम the hands of the fielder would have experienced a larger amount of force, उसको हाथ में दर्द हो सकता था, है कि नहीं? चोट लग सकता था, बट अगर उस फील्डर ने वो अपने हाथों को भी थोड़ा नीचे की तरफ किया तो दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स this value has increased, the time taken for the value of momentum to reach from mu to mv has increased and thereby this value has decreased, है कि नहीं? ओवरऑल वैल्यू क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, बिकॉज लार्जर डिनोमिनेटर से अगर डिवाइड करेंगे तब क्या होगा? जैसे 5/2 है, आगे मैं अगर 5/4 कर दूंगा सो दिस विल बिकम स्मॉलर, व्हाई? बिकॉज डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर इज लार्जर। समझ में आया? हाँ, क्यों? इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू है 2.5 और इसका वैल्यू होगा क्या? 1.25, है कि नहीं? समझ में आया? इज इट क्लियर? हाँ, सो अभी समझ में आया कि वो फील्डर ने अपने हाथों को थोड़ा नीचे क्यों किया, डाउनवर्ड्स क्यों मूव किया? जस्ट टू इंक्रीज द टाइम फॉर द चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम चेंज होने के लिए फाइनल से इनिशियल से लेकर फाइनल तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको क्या किया? बढ़ा दिया, एंड इन दैट केस अल्टीमेटली डिक्रीजिंग द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द हैंड्स ऑफ द फील्डर। समझ में आया? यस, शाश्वती, अभी भी डाउट है? नहीं, तो पढ़ना। तो सिमिलर चीज सैंड में भी होता है। सैंड में क्या होता है? जब हाई जंप होता है, हाई जंप के बाद क्या होता है? फुल बॉडी का मास क्या होता है? इट मूव्स विद अ सर्टेन वेलोसिटी, और उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा, बिकॉज इट हैज टू कम टू अ स्टॉप। सो स्टॉप होने में जितना ज्यादा टाइम लगेगा आफ्टर टचिंग द ग्राउंड, उतना ज्यादा उसको, उतना कम उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उसके पैरों में उतना कम चोट लगेगी। समझ में आया? द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। अंडरस्टूड? यस, काव्यिक, अंडरस्टूड? Yes, sir. ऋषिकेश? हाँ सर। चैप्टर पढ़ना। हाँ, चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चीजेस लिखा हुआ है। चैप्टर ये मतलब एवरी, मतलब चैप्टर में जो कंटेंट होता है, जो ये जो लाइन बाय लाइन पढ़ने का कोशिश करना है, ठीक है? उसके बाद अगर समझ में नहीं आए तो अंडरलाइन दैट लाइन एंड आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? जैसे शाश्वती को ये समझ में नहीं आया था तो उसने मुझे पूछा, सो यू गाइस कैन आल्सो आस्क। समझ में आया? अगर कोई रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो तो उसमें भी अगर कोई डाउट मिले यू आर फ्री टू आस्क मी। समझ में? चैप्टर पढ़ना, एनसीईआरटी मत छोड़ना, ठीक है? बिकॉज एनसीईआरटी में क्या होता है, एनसीईआरटी के अंदर से क्वेश्चन दे देता है, ऐसा लाइन से क्वेश्चन देगा, बाद में समझ में आएगा इतना इजी था, अगर पढ़ लेता तो लिख पाता। सो दैट शुड नॉट हैपन, ओके?
समझ में आया? सो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना और समझने का कोशिश करना. ओके? हाँ. क्योंकि देखो Yes, sir. मैं तो ओवरऑल कंटेंट दे ही रहा हूँ, जो मेन पार्ट है, मेन फॉर्मूला है, मैं वो लिख के दे रहा हूँ, बट वो नोट्स के हिसाब से दे रहा हूँ. बट बुक में इतना सारा चीज है, इतना सारा चीज तो मैं लिख के बेकार में टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है. तो सो इट्स बेटर यू रीड द थिंग, बिकॉज ओवरऑल चीज मैं बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ. ठीक है? तो चैप्टर पढ़ना, बार बार बोल रहा हूँ. सो इसी चीज को हम लोगों ने और एक चीज को देखा था, कब हम लोग इस मोमेंटम का टाइम को घटा सकते हैं. जैसे सेकेंड केस, इस चीज को कैसे ऐसे अटेंड कर सकते हैं? इस चीज को कहाँ पे अटेंड किया जाता है? इस चीज को डिक्रीज कब कहाँ पे किया जाता है? इन द कराटे चॉप. कराटे चॉप को डिस्कस किया था उस दिन. कराटे चॉप में क्या होता है? हाथ का स्पीड बहुत फास्ट किया जाता है. ठीक है? सो वो जो टच होता है, जहाँ पे मतलब वुड का ब्लॉक जो या फिर आइस का ब्लॉक टच होने में जितना टाइम लगता है, that time is reduced. How? By moving the hand at a very fast rate. समझ में? नॉर्मल आदमी इतना फास्ट मूव नहीं कर पाएगा हाथ, इसलिए तोड़ नहीं पाएगा, उसका हाथ में उल्टा चोट लगेगी. बट ए कराटे प्लेयर, या फिर प्लेयर नहीं बोलते, a person who knows karate, so what he can do, he can move his hands at a very fast rate, and that decreases the time taken for the change in momentum. समझ में? वहां पे तो हाथ को क्या करना पड़ेगा? हाथ को तुम्हारा रेस्ट में आना पड़ेगा ना. वहां पे भी v का वैल्यू 0 है कि नहीं? समझ में आया? हाँ. Yes, sir. इसी के समझ में आया? सो जब मतलब हम लोग मोमेंटम का चेंज जो टाइम होता है, फोर्स को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं बेस्ड ऑन द टाइम टेकन फॉर द चेंज इन मोमेंटम. ठीक है? एंड हाउ डज दैट हैपन? इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द स्पीड विथ विच द ऑब्जेक्ट मूव्स. ठीक है? और कितना टाइम लेता है. सो यही चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था. और हम लोगों ने और एक चीज देखा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोगों ने मैथमेटिकली क्या किया? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से डिराइव किया था. हाउ? Because this second law gave us the formula of F equals to mass into acceleration, है कि नहीं? Force equals to mass into acceleration. उसी से हम लोगों ने क्या किया? We have found that mv minus mu. So F अगर 0 होता है, if the left hand side is 0 in this case, तो राइट हैंड साइड क्या होगा? राइट हैंड साइड को भी 0 होना पड़ेगा. तो राइट हैंड साइड कब 0 होगा? जब v minus u क्या होगा? सेम होगा, है कि नहीं? v का वैल्यू और u का वैल्यू जब सेम होगा, then we will get m into 0, है कि नहीं? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? v माइनस यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. v इज इक्वल टू 0, एंड दैट इज हाउ वी विल गेट द फोर्स इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या? इसका मतलब है अगर तुम्हारा वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, दैट मीन्स नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, या फिर नो अनबैलेंस फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. सिमिलरली अगर फोर्स 0 है, मतलब कोई भी अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तब तो क्या होगा? वेलोसिटी विल रिमेन द सेम. समझ में? तो दैट वाज द फर्स्ट लॉ, एंड वी हैव डिराइव्ड द फर्स्ट लॉ from the mathematical notation of the second law of motion. समझ में आया? हाँ. ऋषिकेश कब भी समझ में आया चीज? ये एग्जाम में देता है. हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे तुमको एग्जाम में दे देगा. जस्टिफाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यूजिंग द सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है. हम लोगों ने जब एग्जाम दिया था तब भी आया था. सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये मैं लिख देता हूँ. क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन मैं दूंगा.
समझ में आया? सो दिस इज इम्पोर्टेंट। क्लियर हुआ? हाँ। तो ये क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से, Yes, sir. यही पार्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर यही है, दिस एंटायर पार्ट, दिस पार्ट। ओके, ऊपर में लिख सकते हो, हमारी इच्छा है। सो कमिंग टू द न्यूमेरिकल्स, इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है। सो वी विल डिस्कस मोर न्यूमेरिकल्स। तो मेनली तुम्हारा फिजिक्स में इस चैप्टर से, ये 3 चैप्टर है तुम लोगों का, ठीक है। ग्रेविटेशन में सम्स मिलेगा, एनर्जी में सम्स मिलेगा, इसमें सम्स मिलेगा, और लास्ट चैप्टर में तो था ही। सो चैप्टर 8, 9, 10, 11, दिस 4 चैप्टर्स हैव टोटल अमाउंट ऑफ सम्स, ठीक है। फिजिक्स का हर एक चैप्टर में सम मिलेगा, न्यूमेरिकल्स मिलेगा, सम नहीं, न्यूमेरिकल्स मिलेगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस एग्जांपल। तो यहाँ पे एक चीज बोला है, ऋषिकेश उस दिन कर पाया था जो क्वेश्चन पूछा था तुमने? हाँ सर। आंसर मिला था? हाँ सर, आंसर मिला। देखो, बुक में जो फॉर्मूला है उसी को यूज करना पड़ेगा, तुम लोग को ऐसा कोई चीज नहीं देगा जो बुक में है ही नहीं, बिकॉज यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट गिवन इन अ बुक, है कि नहीं? बाहर से भी होगा तो फिर भी कॉन्सेप्ट तो चाहिए होगा ना। सो लेट अस सॉल्व दिस एग्जांपल। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखना कैसे अप्रोच करते हैं। इसके लिए सम को अच्छा तरीके से पढ़ो, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, ज्यादा छोटा हो गया। सो इसमें क्या पूछा है, ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। यहाँ पे एक चीज समझ में आ गया कि इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, 5 kg वाला मास के ऊपर एक्ट कर रहा है कि नहीं, फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड्स। तब एक फोर्स है, वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना टाइम के लिए एक्ट कर रहा है, 2 सेकेंड्स के लिए, है कि नहीं? सो अभी 2 सेकेंड्स के लिए एक्ट कर रहा है, तो उस फोर्स के कारण क्या हो रहा है, द ऑब्जेक्ट मास हैज इंक्रीज फ्रॉम 3 to 7, बढ़ गया है। मतलब सोचो तुम, जो गाड़ी जा रहा है उसी डायरेक्शन में पीछे से आकर धक्का मार दिया, तब क्या होगा, द कार स्पीड विल इंक्रीज, है कि नहीं? सो दिस इज अनदर केस। सो क्वेश्चन समझ में आया, कॉन्टेक्स्ट समझ में आया क्वेश्चन का? समझ में आया? हाँ। Yes sir. हाँ सो इस फोर्स के कारण क्या हुआ, ये जो फोर्स अप्लाई हुआ 5 kg का ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉर 2 सेकेंड्स, ड्यू टू दैट द ऑब्जेक्ट विथ मास 5 kg, उसमें क्या आ गया, स्पीड में इंक्रीज आ गया, 3 मीटर पर सेकंड से क्या हो गया, 7 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। अभी बोल रहा है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो। कैसे निकालेंगे, इसको लिखने का एकदम इजी सोल्यूशन है, यहाँ पे पहले गिवन लिखना, ठीक है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट कॉमा एम कितना होगा, 5 kg। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में? यहाँ पे एक्चुअली दो चीज है, यू आर गिवन 2 केसेस। फर्स्ट केस जो है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दिस, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है ये। मास m है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। u कितना है तुम लोगों का, 3 मीटर पर सेकंड। समझ में आया ना सबको? 3 मीटर ये है इनिशियल, और फाइनल है 7 मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? Yes sir. हाँ। सो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, तुम्हारा ये यही था। तो फर्स्ट पार्ट को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, बिकॉज दिस थिंग इज नो, ये तो फर्स्ट पार्ट में होगा, ठीक है, छोड़ो। सो फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में ये पार्ट है हम लोगों के पास। अभी यहाँ पे क्या बोला, टाइम,
फॉर विच द फोर्स वाज अप्लाइड, है कि नहीं? कितना है? 2 सेकेंड्स, है कि नहीं? नाउ वी हैव टू फाइंड द फोर्स, बट डायरेक्टली फोर्स का फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं बिकॉज वी हैव टू डू इट स्टेप बाय स्टेप. सो फर्स्ट क्या करेंगे? वी हैव टू फाइंड चेंज इन मोमेंटम, है कि नहीं? चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा? क्या होगा चेंज इन मोमेंटम? फॉर्मूला क्या था? यू कैन राइट फाइनल मोमेंटम माइनस, तुम लोग चुपचाप क्यों रहते हो, बोलो. है कि नहीं? समझ में आया ये चीज? हाँ, तो तुम इसको पहले दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, ये भी लिख सकते हो, बट फायदा नहीं है. यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है? सो एम वी माइनस एम यू, तो एम वी और यू को हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया. सो अल्टीमेटली क्या हुआ हम लोगों के पास? वी हैव सीन दैट एम का वैल्यू क्या था? एम का वैल्यू था 5 kg, ठीक है? इनटू क्या होगा? वी का वैल्यू क्या है? 7, ठीक है? 7 माइनस 3 मीटर पर सेकेंड. सो कितना आया? 5 इंटू 2, नॉट 3, 2 3 और 4 होगा, सॉरी. 7 माइनस 3 कितना होता है? 4 होगा, kg मीटर पर सेकेंड. ओके, कितना आया? 20 kg मीटर पर सेकेंड. समझ में आया? इतना तक समझ में आया सबको? हाँ हाँ, सर. So now we can find the rate of change of momentum, ठीक है? चेंज इन मोमेंटम बाय क्या होगा? टाइम टेक, ठीक है? सो कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड्स, सॉरी 20 kg मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 2 सेकेंड्स. सो कितना होगा? 10. सो 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं? स्क्वायर होगा. समझ में आया? यहाँ पे क्या किया? हाँ, ठीक है. सो we can say therefore force is equal to ultimately equal to 10 kg meter per second square. And what is this unit? इस यूनिट का मतलब क्या है? इस यूनिट का मतलब है 10 न्यूटन, है कि नहीं? समझ में आया? हाँ, तो शाम को कैसे क्या समझ में आया? तो फोर्स अप्लाई करने के कारण ही 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड में आया. दैट मीन्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट was equal to the time for which the force was applied. बोल सकता हूँ जितना टाइम फोर्स अप्लाई हुआ उतना टाइम में ही वो क्या किया? उसका मोमेंटम चेंज कर पाया. क्यों? बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी तक रीच कर पाया. समझ में आया? हाँ, इसका मतलब क्या? इसका मतलब 10 न्यूटन का फोर्स सिर्फ 2 सेकंड के लिए अप्लाई हुआ, है कि नहीं? अभी अगर सेम फोर्स अगर तो सेकंड पार्ट में क्या होगा? सेकंड पार्ट में तुम्हारा जी क्या है? हियर
इनिशियल वेलोसिटी तो सेम रहेगा, है कि नहीं? इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? सेम रहेगा, है कि नहीं? हाँ, यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है कि अगर तुम्हारा वो जो जितना फोर्स तुमने निकाला है उतना फोर्स, अगर नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, मतलब वो 3 मीटर पर सेकंड में जब ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा था, उस टाइम में क्या, अगर अगर इस 10 न्यूटन वाला जो फोर्स हम लोगों ने जो निकाला है वो अगर 5 सेकंड के लिए यूज होता, मतलब 5 सेकंड के लिए मतलब अप्लाई होता, तब क्या होता? तब फाइनल वेलोसिटी क्या होता? तो इसको करने का भी बहुत इजी सोल्यूशन है। सो नाउ इनिशियल वेलोसिटी इज सेम एज द प्रीवियस वन, दैट इज 3 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं? समझ में आया? हाँ, फोर्स अप्लाइड क्या होगा? सेम फोर्स अप्लाई होगा ना? कितना होगा? 10 न्यूटन। कहां से मिला? यहां से मिला। समझ में आया? काव्य, ऋषिकेश, समझ में आया? हाँ सर। यस सर। और एक चीज यहाँ पे दिया है, टाइम दिया है। So I can write time for which the force was applied. So comma t equals to how much second? 5 seconds, है कि नहीं? तो अभी 2 सेकंड के लिए अप्लाई नहीं हुआ, अभी क्या 5 सेकंड के लिए अप्लाई हुआ। सो आई कैन इजीली फाइंड द वैल्यू। हाउ? इस केस में चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? अभी मैं फाइनल वेलोसिटी लिख देता हूँ। क्वेश्चन मार्क, ठीक है? तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? व्हाट इज v हियर? v तो हम लोग के पास है नहीं, सो आई विल राइट m v माइनस u। सो अल्टीमेटली क्या मिला? m का वैल्यू कितना मिला? m का वैल्यू भी सेम है, उससे ऑब्जेक्ट तो सेम है ना? ऑब्जेक्ट कितना था हम लोगों के पास? ऑब्जेक्ट का वेट कितना था? 5। 5 kg, ठीक है? तो 5 kg, 5 इंटू वी माइनस यू। यू का वैल्यू कितना था हम लोगों के पास अभी? 3, ठीक है? सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं 5b माइनस 15 लिख सकता हूँ, ठीक है? सो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम इन kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है? समझ में आया? सेम फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन, मतलब कितना टाइम लगा, मतलब कितना टाइम तक फोर्स अप्लाई हो, दैट इज द सेम थिंग। तो जितना टाइम तुम फोर्स अप्लाई करो उतना मोमेंटम चेंज आएगा उस बॉडी में। सो एक ही चीज है। सो आई कैन राइट हियर 5b माइनस 15 इज इक्वल टू डिवाइड बाय क्या होगा? डिवाइड बाय 5, है कि नहीं? समझ में आया? रुको यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे इसको नहीं लिखने से होगा। क्यों क्यों नहीं लिखने से होगा? बिकॉज आई कैन मल्टीप्लाई दैट वैल्यू, मतलब कैंसिल कर सकता हूँ, है कि नहीं? सो दिस विल बी इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं? कट गया। सो अल्टीमेटली b माइनस 3 kg मीटर per second, okay? So now therefore we can say force is equal to rate of change of momentum, है कि नहीं? So force कितना है हम लोग के पास अभी? 10 न्यूटन,
है कि नहीं? और ये कितना है v minus 3 kg meter per second square. So this is nothing but the same thing. 10 Newton can be also be written as v minus 3 Newton because इसका मतलब न्यूटन है, तो न्यूटन न्यूटन कट गया. So what we get v minus 3 equals to 10. And ultimately v का वैल्यू कितना निकला? गलती करती है और प्लस होगा. लेफ्ट साइड राइट साइड में माइनस था, यहाँ पे प्लस हाँ, होगा. प्लस होगा. यस, प्लस होगा, तो 13 होगा. ठीक है. So we can say therefore the final velocity is how much? Sorry, 13 meter per second. Okay, समझ में आया कैसे किया? So these are the two answers. This is the first answer, second answer, the answer of the second part, and this is the first part. समझ में आया? Is the solution clear? यस. टॉपिक Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो ऐसा टाइप का सम देगा. हाँ, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में जो हम लोगों ने फॉर्मूला सीख पढ़ा है. यू कैन डू इट इन द सेम वे. यहाँ पे मैं डायरेक्टली फोर्स इनटू एक्सेलरेशन भी कर सकता था, बट मैंने क्यों नहीं किया? बिकॉज मोमेंटम तुम लोगों के लिए नया एक कॉन्सेप्ट है. सो ट्राई टू यूज इट मोर ऑफन, बिकॉज जब ज्यादा यूज करोगे तभी समझ में आएगा. ओके, सो यू कैन डू इट डायरेक्टली एज वेल. इस टर्म में तुम डायरेक्टली एफ इक्वल्स टू एम ए में ए का वैल्यू के जगह में क्या एम इंटू वी माइनस यू बाई टी. अल्टीमेट देखो फॉर्मूला तो सेम ही है ना, वही तो अल्टीमेटली यूज किया, बट एक्सेलरेशन वर्ड कभी सोल्यूशन में मैंने यूज नहीं किया, तो जरूरत नहीं पड़ा. सो ट्राई करना. दिस अनदर सम, quite interesting one. तो यहाँ पे क्या बोला है? सिंपल, इसका एकदम सॉल्यूशन एकदम सिंपल है. यहाँ पे क्या बोला है कि which would require a greater force accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square और a 4 kg mass at 2 meter per second square. ठीक है. सो एकदम सिंपल, इसी में क्या कर सकते हैं, जिसमें जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उसमें उतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, है कि नहीं? सो वी कैन से we know force equals to mass into acceleration, है कि नहीं? मतलब जितना ज्यादा इसका वैल्यू होगा उतना ज्यादा इसका वैल्यू होगा. क्यों? मास तो सेम रहता है ना, मास को चेंज कर सकते हो क्या? सो द मोर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन द मोर इज द अमाउंट ऑफ फोर्स. सो ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो उस बॉडी में ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. समझ में आ रहा है? हाँ. सो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, फॉर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मास कितना है? मास कॉमा m1 इज इक्वल टू हाउ मच? 2 kg. एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन? कितना है? समझ में? सो मास 2 kg है और एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो देयरफॉर force needed for object 1, तो the first object कितना होगा? इसको मैं F1 लिख सकता हूँ, जो कितना होगा? M1 A1, है कि नहीं? सो M1 क्या है हम लोगों के पास? 2 kg इंटू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो अल्टीमेटली कितना आया? 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 10 न्यूटन्स, है कि नहीं?
समझ में आया? सबको समझ में आया? Yes, sir. हाँ So mass can be said as m2. ठीक है, mass comma m2 equals to how much is the mass? 4 kg. Okay, so m2 equals to 4 kg. और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कितना है, उसमें कितना एक्सेलरेशन चाहिए? एक्सेलरेशन a2 is equal to 2 meter per second square. So force needed for what? Force needed for what? For second object, है कि नहीं? फोर्स नीडेड फॉर क्या होगा? फॉर द सेकंड ऑब्जेक्ट, इसको मैं F2 लिख सकता हूँ. सो F2 विल बी इक्वल टू क्या होगा? M2 इंटू A2, है कि नहीं? समझ में आया? M2 का वैल्यू क्या है? 4 kg और A2 का वैल्यू कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल टू 8 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 8 न्यूटन. समझ में आया? सो फाइनल आंसर में क्या लिख सकता हूँ? द फोर्स needed to move the object फिर मैं ऐसा भी इसका फोर्स नीडेड फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ हम वो कौन सा वाला फोर्स ज्यादा बड़ा है? F1 बड़ा है ना. सो फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ 2 kgs is more the force needed for the object of mass 2 kg is more than the force needed for the object of mass how many? 4 kg. समझ में आया? हाँ ऋषिकेश समझ में आया? Yes, sir. काव्यक हाँ sir. सो कमिंग टू द नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल. एक्सरसाइज में भी ऐसा टाइप का ही सम मिलेगा. ठीक है, थर्ड लॉ स्टार्ट नहीं करूंगा. सो मैं सोल्यूशन बुक से क्यों डिस्कस नहीं करूँ? बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू अप्रोच द सम. ठीक है, अप्रोच इंपॉर्टेंट है. कौन सा अप्रोच से कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट. सो इसका सोल्यूशन कैसे लूंगा? क्या बोला है यहाँ पे? बोला है मोटर कार is moving with a velocity of 108 km per hour and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied. इसका मतलब क्या? We can say गिवन में क्या है? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार u equals to 108 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं? ठीक है, तो इसको एक काम करता हूँ. लेट अस कन्वर्ट दिस इनटू. सो इक्वल्स टू कितना है? 108 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं? तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? 108 इंटू 5/18, है कि नहीं?
5/18 था ना? क्या था, भूल गया? हाँ 5/18 ही था। So those who नहीं 18/5 था। नहीं किलोमीटर टू मीटर पर सेकंड तो 5/18 होता है ना? किलोमीटर बड़ा है, मीटर Okay. पर सेकंड छोटा। आई एम तो सेंडिंग इट इन द 5/18 ग्रुप. हाँ 5/18 ही है। मैंने उस सॉरी दिन क्लास सॉरी। 7 को भेजा है, सो देख लेना एक बार. तुम लोग के ग्रुप में अभी भेज दिया है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है? 5/18 होगा. सिंपल से समझना. 1000 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 16 to 60 है कि नहीं? क्या होगा? 5 बाई कितना होगा? 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 6 जा 18 प्लस 5/18 खत्म. हाँ सरस्वती, समझ में आया? हाँ सो नाउ टेल मी 108 कितना टाइम जाता है? कितना टाइम जाता है पता है? टेबल सीखना. हाँ टेबल सीखना, क्लास 9 में उठ जाओ. अभी भी टेबल याद नहीं है. सर 6 से आ जाता है. हाँ 30 मीटर पर सेकंड. ठीक है. सो ये तो हम लोग का पास हो गया इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी क्या होगा बोलो ऋषिकेश? फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? ऋषिकेश फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? टेल मी फ्रॉम दिस पार्ट. क्वेश्चन पूछने से लीव ही कर देता है. केजी पर मीटर स्क्वायर। नहीं केजी पर मीटर केजी स्क्वायर नहीं मीटर है. पर सेकंड हाँ केजी स्क्वायर। मीटर हाँ पर सेकंड स्क्वायर. दैट इज नथिंग बट what Newton. 1 Newton is equal to 1 kg meter per second square. और जो सेकंड होता है मतलब केजी मीटर पर सेकंड, वो भी न्यूटन ही होगा। नहीं है. कैसे न्यूटन होगा? हाउ कैन यू इवन से दैट? बिकॉज न्यूटन में क्या होता है, तुम्हारा मास इनटू एक्सेलरेशन होता है कि नहीं? एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. ये जो यूनिट है इसका ये किसका यूनिट है? ये केजी मीटर पर सेकंड किसका यूनिट है? दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम है कि नहीं? तो फोर्स का यूनिट है? नहीं। तो समझ में आया? ओके ऋषिकेश, टेल मी what will be the final velocity by looking at this line? बोलो. ब्रेक मारने के बाद क्या होता है? गाड़ी क्या होता है? स्टॉप हो जाता है. हाँ तो स्टॉप में कितना होगा? वेलोसिटी कितना होगा? 0. 0. So from this word we can say that the final velocity of the car will be 0. क्वेश्चन पढ़ के देखो, एकदम इजी है. द कार कॉमा v इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकंड. ओके सो ये हम लोग के पास मिल गया. नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू? वी हैव टू कंसीडर द टाइम. तो ये जो वेलोसिटी चेंज हुआ, हाउ मच टाइम डिड इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप? टाइम टेकन कितना होगा? ये मैं इसके बाद यहां से कर रहा हूँ. सो टाइम टेकन कितना होगा? 4 seconds। यस 4 सेकंड. ठीक है. सो
This is the time ultimately it took the car for reaching the final velocity. That means to stop ultimately. So we can say that this is the time जिस टाइम में गाड़ी के ऊपर ब्रेक का जो फोर्स है, ब्रेकिंग फोर्स जो है, द फोर्स ऑपोजिट टू दैट ऑफ द मोशन, अपोजिंग फोर्स जो है वो कितना देर तक चला, 4 सेकंड तक अप्लाई हुआ, है कि नहीं? सो दैट इज द अमाउंट द फोर्स. तो ब्रेक ने जितना फोर्स लगाया गाड़ी को बंद मतलब रोकने के लिए, वी हैव टू कैलकुलेट दैट फोर्स. ठीक है, मास ऑफ द कार क्या होगा? मास ऑफ द कार क्या है? 1000 kg. Yes, 1000 kg is the mass of the car. Okay, so we can say from this line, so क्या होगा तुम्हारा, बोल सकते हैं इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम, इसको मैं m1 लिख सकता हूँ. दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग. सो दैट विल बी इक्वल टू m1 नहीं, सॉरी, मोमेंटम को p1 लिखते हैं. सॉरी, मोमेंटम इज रिटन एज विद द लेटर p. सो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? p1. p1 होगा तुम्हारा कितना होगा? mu, दैट इज इक्वल टू 1000 इंटू 30, है कि नहीं? और यूनिट क्या होगा? kg मीटर पर सेकेंड. ओके, सो अल्टीमेटली कितना आया हम लोगों के पास? वैल्यू कितना आया? वैल्यू आया हम लोगों के पास 30,000 kg मीटर पर सेकेंड. दिस इज नॉट न्यूटन. ओके, माइंड दैट. उसके बाद क्या होगा? फाइनल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम क्या होगा? p2. p2 का वैल्यू क्या होगा? mv. mv मतलब 1000 इंटू 0 मीटर पर सेकेंड. ओ सॉरी, kg मीटर पर सेकेंड. kg मीटर पर सेकेंड. सो अल्टीमेटली कितना मिला? वी विल गेट 0 kg मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं? सो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है, समझ में आया? समझ में आ रहा है? मैं सम को क्यों करा रहा हूँ? बिकॉज इन दिस वे यू विल नो हाउ टू राइट द सोल्यूशन. ठीक है, सोल्यूशन लिखना इंपॉर्टेंट, कैसे सॉल्व करते हैं दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो फाइनल मोमेंटम क्या था हम लोगों के पास? दैट वाज p2 एंड माइनस p1. ठीक है, सो p2 का वैल्यू क्या है? 0 माइनस 30,000. now we have to find what? We have to find rate of change of momentum, है कि नहीं? कितना होगा? so rate of change of momentum is equal to change in momentum divided by time taken, है कि नहीं? ओ यहाँ पे तो सॉल्यूशन ही नहीं है. माइनस 30,000 kg मीटर पर सेकेंड. माइनस साइन को वैसे ही रखते, माइनस साइन के बारे में मैं लिखूंगा. टाइम टेकन है. ठीक है, सो टाइम टेकन कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ? माइनस 30,000. और टाइम टेकन कितना मिला? कितना टाइम लगा था बंद होने में? दैट वाज t, है कि नहीं? तो दैट वाज 4 सेकंड, है कि नहीं? समझ में आया? तो इसका वैल्यू कितना होगा? 7,500 minus 7,500 इज इट? लगता है. माइनस 30,000 divided by 4.
हाँ 7500, तो इसका यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड, तो यहाँ से आ गया तो सेकंड के साथ और एक सेकंड आ जाएगा, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द फोर्स द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक्स कितना होगा, ठीक है, 7500 न्यूटन्स। दिस मीन्स आपको और एक लाइन लिखना पड़ेगा, द नेगेटिव साइन indicates that the direction of applied force is opposite to that of the motion। बिकॉज ये केस किसका है, दिस द केस ऑफ डिसेलरेशन, है कि नहीं, ये डिसेलरेशन का केस है कि नहीं। हाँ डिसेलरेशन है कि नहीं बोलो, क्योंकि कार का स्पीड क्या हो रहा है, 30 से 0 हो जा रहा है, तो दैट इज द केस ऑफ डिसेलरेशन, याद है ना बीटी ग्राफ। याद है, हाँ। काव्य ऋषिकेश याद है ये ग्राफ, याद है। Yes. Okay. So this is the graph that we are now describing, okay। So ये सम में हम लोगों को क्या पूछा था, ये सम में पूछा था कि ब्रेक में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो ब्रेक में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, उससे उसको कैसे कैलकुलेट किया हम लोगों ने, बाय कैलकुलेटिंग द चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो गाड़ी में जितना उसके गाड़ी का मोमेंटम में जितना चेंज आया उसका रेट अल्टीमेटली क्या डिफाइन करता है, फोर्स से डिफाइन करता है, ठीक है। तो जितना फोर्स चाहिए होगा उतना ज्यादा तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होना पड़ेगा, that will those two amounts will be the same, understood। is it clear। आंसर में जब लिखेंगे -7500 न्यूटन या लाइन इसके बाद लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो फोर्स अप्लाइड बाय ब्रेक्स मैंने माइनस नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, बिकॉज अल्टीमेटली देखो दिस इज ए पॉजिटिव वैल्यू, है कि नहीं। अगर तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो सो दैट इज अल्टीमेटली पॉजिटिव वैल्यू, है कि नहीं। तुम्हारे एंड से क्या है, दैट इज ए पॉजिटिव वैल्यू, है कि नहीं। सो यहाँ पे देखना, यहाँ पे उन लोगों ने जो बोला है, हाँ द नेगेटिव साइन tells us that the force exerted by the brakes is opposite to direction of motion of the motor car। देखा सेम चीज है। सो यू कैन डायरेक्टली राइट से -7500 also as well। यहाँ पे तुम लोग -7500 पे लिख सकते हो, बट इवन इफ यू राइट +7500 दैट इज आल्सो करेक्ट, ओके। समझ में आया। अच्छा हाँ। सो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। माइनस साइन ऐसे लिखने से नहीं या फिर हटा देने से नहीं होगा, यू हैव टू राइट दिस स्टेप, दिस लाइन इज वेरी एसेंशियल, ठीक है। बिकॉज दिस इज ए केस ऑफ डिसेलरेशन, तो हम लोग लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। डिसेलरेशन में क्या होता है, गाड़ी का स्पीड वो उसमें भी एक्सेलरेशन होता है बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज कॉमनली सीन इन द केस ऑफ स्टॉपिंग ए कार यूजिंग बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, ठीक है। जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, हमारा गाड़ी का वैल्यू जो फास्ट मूव कर रहा था ना गाड़ी, अल्टीमेटली इट विल हैव सम वैल्यू, इट विल हैव सम पॉजिटिव वैल्यू, सो दैट विल अल्टीमेटली कन्वर्ट इट इज द वैल्यू ऑफ 0 जब वो रेस्ट में आ जाए। So that is a case of deceleration, and that is how we can say that
द फोर्स अप्लाइड एज वेल एज द एक्सीलरेशन का वैल्यू जो होगा, बिकॉज यहाँ पे भी देखो इस फोर्स का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते थे. सो दिस 7500 minus 7500 इज नथिंग बट फोर्स इन मास इंटू एक्सीलरेशन है कि नहीं. मास इंटू एक्सीलरेशन होगा. सो मास का वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगा. सो व्हाट शुड बी नेगेटिव टू गेट दिस वैल्यू नेगेटिव. एक्सीलरेशन को नेगेटिव होना पड़ेगा. समझ में आया? हाँ. तो ये मास का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है, मतलब उस वो क्लियर हो जाना. ठीक है, मास का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा. व्हाट किसका वैल्यू नेगेटिव हो सकता है? एक्सीलरेशन का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है. एक्सीलरेशन अगर नेगेटिव होगा तब जाके फोर्स का वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगा. सो अंडरस्टूड? ठीक है. सो हाँ. द नेक्स्ट एग्जांपल. आज जितना एग्जांपल से खत्म करा दूंगा, सो दैट यू कैन डू द एक्सरसाइज सम्स एज वेल. एकदम इजी है. यहाँ पे क्या है 9.4 में क्या है? ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 an acceleration of 10 meter per second square and a mass m2 an acceleration of 20 meter per second square. What acceleration would it give if both the masses were tied together? This is a very interesting question and very important one. ठीक है, देखो there are two cases. First case में क्या है? जो दोनों ऑब्जेक्ट है m1 and m2, those two masses are not combined, they are separate. ठीक है. सो यहाँ पे बोल रहा है कि पहले में जो हम लोगों के पास एक्सीलरेशन आया तो उसका वैल्यू क्या होगा? उसका वैल्यू अलग अलग होगा. सो फॉर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, द फर्स्ट केस, फोर्स कितना था? फोर्स था 5 न्यूटन, है कि नहीं. m1 क्या था? मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट बस m1 उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1, so that is equal to 10 मीटर पर सेकेंड. इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? आई कैन से दिस इज इक्वल टू a1 लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सो इससे हम लोग को क्या मिलेगा? देयरफॉर आई फाइंड द मास. निकाल सकता हो कि नहीं? बोलो. फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, विच इज इक्वल टू मास में क्या होगा? मास में हम लोगों का पास होगा m1 इंटू a1. लिख सकता हूँ? कैन आई राइट दिस? हाँ. तो अभी मुझे बताओ m1 का वैल्यू क्या होगा? m1 विल बी इक्वल टू f बाई a1, है कि नहीं. सो अभी f बाई a1 हम लोग के पास है, तो 5 न्यूटन इज देयर एंड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज देयर. सो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? आई कैन राइट 5 बाई 10. यहाँ पे न्यूटन के जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज कैंसल्ड. सो अल्टीमेटली क्या मिला हम लोग को? हाफ kg. सो आई कैन राइट हियर 1/2 kg, है कि नहीं. सो m1 का वैल्यू क्या मिला हम लोग को? पास हाफ kg. सिमिलरली इसी चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज इतना बड़ा लिखने का फायदा नहीं है इतना ज़्यादा. So acceleration produced in the mass of the object of mass m2. m2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? a2 लिख सकता हूँ. ठीक है. सो उसमें कितना एक्सेलरेशन हुआ? एन ए मास m2 एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. सो 5 न्यूटन का फोर्स m2 में कितना एक्सेलरेशन लाया? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो
वी कैन राइट 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो नाउ वी कैन से फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन m2 इंटू a2 लिख सकता हूँ बिकॉज सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है ना। सो आई कैन राइट m2 इक्वल्स टू f बाई a2, सो दैट इज इक्वल टू 20। सो यहाँ पे 20 होगा, समझ में आया। और यहाँ पे क्या होगा, 5 4 जा 20 होगा, सो 1/4 kg, समझ में आया। सो इन दोनों से हम लोगों को क्या मिला, वी हैव फाउंड when m1 and m2 are separate। ठीक है, when m1 and m2 are separate, समझ में आया। सो ये कैसे मास निकाला, क्लियर हुआ सबको? हाँ। बाकियों को, नवदीप काव्यिक, ऋषिकेश, समझ में आया? हाँ सर। ऋषिकेश, नाउ केस द सेकंड केस, द फर्स्ट केस तो ये था हम लोग के पास, सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस इज व्हेन द मासेस m1 and m2 आर कंबाइंड। मतलब सोचो इन दोनों को कंबाइन कर दिया है, एक साथ में लगा दिया है, दे आर टाइड टुगेदर, ओके, वेरी टाइटली, ठीक है, एज इफ दे आर ए सिंगल मास। सो टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, कॉम्बाइंड ऑब्जेक्ट क्या होगा, सपोज दिस इज m, कैपिटल M, सो दैट विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2, है कि नहीं। सो m1 क्या मिला था हम लोगों के पास, 1/2 एंड दिस इज 1/4, सो 1/2 kg प्लस 1/4 kg। सो एलसीएम कितना होगा, 4 होगा, 2 प्लस कितना 1। मैं ये डिवाइड क्यों नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली सम जब करेंगे इजी हो जाएगा। 3/4 kg, समझ में आया। फोर्स अप्लाइड क्या होगा, सेम रहेगा ना, फोर्स अप्लाइड भी क्या लगेगा, सेकंड केस में फोर्स अप्लाइड सेम होगा, ठीक है। मतलब सेम फोर्स अगर तुम कंबाइंड मास में अगर अप्लाई करोगे तब कितना एक्सीलरेशन होगा, तो दैट वाज टू बी फाउंड। सो हियर आल्सो द फोर्स इज 5 न्यूटन, ठीक है। सो कितना होगा यहाँ पे, देयरफॉर फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, सो F इक्वल्स टू m इंटू, सपोज इस यहाँ पे मैं A लिखता हूँ, कैपिटल, ठीक है। सो कैपिटल A इक्वल्स टू F बाई M। सो व्हाट इज F, F का वैल्यू है 5 न्यूटन और इसका वैल्यू है 3/4 kg, ठीक है। सो आई कैन राइट दिस एज 5/3/4, न्यूटन के जगह मैं क्या लिखूंगा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू kg। सो अल्टीमेटली व्हाट विल गेट द वैल्यू ऑफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नाउ दिस इज अ फ्रैक्शन, ठीक है, दैट मीन्स दिस इज 5 डिवाइड बाई 3/4, सो दिस इज नथिंग बट 5 इंटू 4/3, सो आई कैन डायरेक्टली राइट हियर 5 इंटू 4/3, समझ में आया। सो आई कैन राइट 5 इंटू 4/3, ये नीचे वाला, एकदम नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। सो 5 इंटू 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5 for the 20/3, ठीक है। सो आई कैन राइट देयरफॉर, ये तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, यहाँ पे शायद तुम लोगों का डिवाइड किया है 5 न्यूटन बाय 0.75, सो हाँ, यू कैन राइट इट इन दिस वे आल्सो, 6.67 निकलेगा, एक ही वैल्यू निकलेगा, 20/3, दैट इज 6.67 अप्रोक्सीमेटली, so you can divide it here। तो देखो एक जगह में डिवाइड करना,
अलग अलग जगह में डिवाइड मत करना। 6.67, ठीक है, मीटर पर सेकंड। सो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड by the force of 5 Newton on the combined mass is how much? 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया? हाँ। काफी दिखाई दे रहा है? हाँ सर। सो दिस इज द सम। तो अभी जो सम है इसको मैं इसका सॉल्यूशन मैं नहीं कराऊंगा, बहुत टाइम लगेगा, नहीं तो इसमें समझा दे रहा हूँ, ठीक है। सो यू कैन द सॉल्यूशन इज ऑलरेडी अवेलेबल इन योर बुक, तो यू टू डू इज इन द सेम वे। तो इस सम को कैसे करोगे? इस सम को करने का जो टेक्निक है, इसको ग्राफ को रीड करना, ठीक है। विल ट्राई टू understand what is the graph telling. So this is nothing but a VT graph. So that VT graph is giving what? This VT graph ultimately gives acceleration, है कि नहीं? पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, देखा बोला था ना ग्राफ चैप्टर का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। What does this graph give us? Acceleration. क्यों? This is a VT graph, velocity time graph. Understood? So एकदम जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। गिवन क्या है? गिवन मास है 20 ग्राम्स, उसके बाद और कुछ नहीं दिया है। और कुछ नहीं दिया है मतलब यू हैव टू फाइंड इट फ्रॉम द ग्राफ इटसेल्फ। सो ये जो वैल्यू है ये स्टार्टिंग वैल्यू है। सो आई कैन से दिस इज द वैल्यू ऑफ यू एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ वी। बोल सकता हूँ यू कितना होगा? 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज क्वाइट डिफरेंट वन, ठीक है, यूनिट थोड़ा अलग है। वी का वैल्यू कितना होगा? समझ में आया? हाँ। सो बॉल क्या हो रहा है? सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो यू कैनॉट लीव इट लाइक दिस, यू हैव टू कन्वर्ट इट, ओके। सो सेंटीमीटर पर सेकेंड को कैसे कन्वर्ट करोगे? यू क्या वैल्यू होगा? 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दिस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर मतलब क्या? सेंटी मिली सेंटी डेसीमीटर, है कि नहीं? सो 20 सेंटीमीटर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 20/100, है कि नहीं? सो आई कैन राइट दिस एज मीटर पर सेकेंड में लिख सकता हूँ। इज इट क्लियर? ठीक है। सो यू और वी हाँ। हम लोग को पास मिल गया। अभी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे बोला है हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। थोड़ा क्वेश्चन अलग है। यहाँ पे बोला है कि इसमें मोमेंटम चेंज दो हुआ। सो 20 ग्राम मूव ऐसे किया, कैसे किया? 20 ग्राम हैज मूव यूजिंग दिस वैल्यू, मतलब 20 से लेकर कहाँ तक आया? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो v का वैल्यू 0 था ना, वो गलती कर दी। v का वैल्यू कितना होगा? ये तो टाइम है ना, इट्स नॉट द वेलोसिटी। सो इसमें जो v का वैल्यू होगा, v का वैल्यू क्या होगा? v विल बी इक्वल टू 0। क्यों? ये 10 तो टाइम है ना, समझ में आया? तो दिस इज u एंड दिस इज v। क्यों? बिकॉज इसी लाइन में आ रहा है, ठीक है। ये गलती कर दिया, सो दिस इज इक्वल टू, तो 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो v को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ? v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। समझ में आया? देखा गलती कहाँ पे किया था? सो v का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड और v का वैल्यू है 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ग्राफ रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया?
समझ में आया? हाँ हाँ सर। मैंने जो गलती किया समझ में आया? सो ये जो वैल्यू है ये टाइम का वैल्यू है, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर सेकंड कब था? एट टाइम 20 सेकंड, मतलब सॉरी एट टाइम 0। तो स्टार्टिंग में क्या था? स्टार्टिंग में टाइम, स्टार्टिंग में वेलोसिटी 20 था, और जब स्टॉप हुआ, स्टॉप में कितना टाइम लगा? स्टॉप होने में 10 सेकंड लगा। तो टाइम टेकन कितना होगा? टी का वैल्यू कितना होगा? कितना होगा? 10 सेकंड्स, यस और नो? 10 माइनस 0 सेकंड ऑब्वियसली। फाइनल वेलोसिटी वाला जो टाइम है, सो इसमें टाइम है तुम्हारा 10 सेकंड्स, और इसमें टाइम है तुम्हारा 0 सेकंड्स, ठीक है। तो टाइम डिफरेंस क्या मिला? T2 माइनस T1। समझ में आया? इज इट क्लियर? यस सो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट F इक्वल्स टू ma, एंड दैट इज इक्वल टू एफ एम इंटू बी माइनस यू बाई टी। ये तो पता ही है तुम लोगों को, एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होता है? बी माइनस यू बाई टी होता है। सो अभी डायरेक्टली निकालो, कैसे निकालेंगे? एम का वैल्यू क्या है? 20 ग्राम्स। यहाँ पे ग्राम से क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केजी, ठीक है। सब ऐसा यूनिट में लेना पड़ेगा। सो 20 बाई 1000 है कि नहीं? तो कितना है हम लोग के पास? 2 बाई 1 बाई 500, ओके। इसको भी हम लोग 2 बाई 10 भी रख सकते हैं, 1 बाई 5 रख सकते हैं, ठीक है। 1 बाई, समझ में आया? 1/5 50 होगा ना? हाँ 1/50 होगा, सॉरी यहाँ पे 1/50 होगा। ये के किस में होगा? केजी में होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तुम्हारा 1/5 होगा, ठीक है। लेट अस नॉट गो इनटू डेसिमल नोटेशन। तो अल्टीमेटली हमारे लोग के पास क्या होगा? 10 मीटर और 10 सेकंड होगा ये। सो एम का वैल्यू क्या है? एम का वैल्यू है 1/50 केजी। बी माइनस यू क्या है? बी माइनस यू है 0 माइनस what? 0 माइनस 1/5 डिवाइड बाई 10। समझ में? v माइनस यू करना, कहीं भी u माइनस v मत करना। 1/50 kg, और ये किस में आएगा? ये मीटर पर सेकंड में आएगा, ठीक है। पर स्क्वायर आएगा, क्यों? बिकॉज ये सेकंड में है डिनोमिनेटर, और ऊपर न्यूमरेटर मीटर पर सेकंड में। सो अल्टीमेटली कितना हुआ? वी कैन से दिस इज इक्वल टू -1/5। सो आई कैन राइट इट -1/10 इंटू 5, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 का वैल्यू। समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ सो कितना आया हम लोग पास? -1/2500, 5,025 and 00 is come from here. So that is equal to this much amount of Newton. बस यहाँ पे अल्टीमेटली क्या मिलेगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा, इज इक्वल टू न्यूटन। अभी इसका वैल्यू तुम निकाल सकते हो, इट इज क्वाइट सिंपल, बिकॉज 1/25 इज नथिंग बट इक्वल टू, तुम यू कैन राइट दिस एज लाइक दिस 1/100। सो यहाँ पे तुम ऐसा लिख सकते हो। सो ये बाई 4 हो जाएगा। सो 4/100 दैट मीन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 4/100 मतलब यहाँ पे और 2 जीरो लगा दो। सो व्हाट यू विल गेट? 0.0004 मीटर, अंडरस्टूड? सो तुम लोग का आंसर यही था शायद। हाँ यस, -0.0004 मीटर। समझ में आया सम को कैसे किया? हाँ हाँ सर। तो ग्राफ को रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सम में मेन फंडा था इसमें, इन दिस पार्ट एंड इन दिस पार्ट, ओके। इफ यू आर एबल टू फाइंड दिस प्रॉपर्ली, देन यू एबल टू डू द सम करेक्ट। सम इतना टफ नहीं है, यही निकालना चाहते हैं। सो अंडरस्टूड कैसे करते हैं ग्राफ वाला सम? ऋषिकेश
कब भी समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन करेंगे, ठीक है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन में थर्ड लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यूज होगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी यूज होगा। सो वहां पे मोमेंटम भी आएगा, एक ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट। वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। रिएक्शन होता है, एक्शन एक टाइप का फोर्स होता है, रिएक्शन और एक टाइप का ऑपोजिट फोर्स होता है। तो वी हैव टू मिक्स एंड मैच देम, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड टू ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम, ठीक है? जैसे एक बॉल एक तरफ से आ रहा है, दूसरा बॉल एक तरफ से आ रहा है, दोनों जब टकराते हैं कैसा इफेक्ट होता है, दोनों टकरा के एक साथ मिल के और एक जगह में जा रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम, ठीक है? तो उस चीज को हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, एक्शन रिएक्शन जो लॉ है, ठीक है? सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो गुड नाइट, बाय बाय। बाय, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट। चैप्टर पढ़ना, हाँ, वेरी बाय इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूँ एवरीवन, स्टडी द चैप्टर टिल सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है? सो बाय बाय। ओके सर। बाय सर।